गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नए सीरीज में पुनः आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से भेंट करवाने जा रहा हूं जिन्होंने एक रूरल बैकग्राउंड से अपने जीवन को आरंभ किया और एक इतनी ऊंचाई पर गई जिसे देखना अपने आप में गर्व की अनुभूति कराता है। यह सीरीज वास्तव में यह बतलाने में समर्थ है कि यदि आप किसी भी क्षेत्र से बिलोंग्स करते हो, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया, अगर आपने अपने ऊपर सही मेहनत किया है, सही ढंग से अनुशासन के साथ कार्यों का संपादन किया है, तो निश्चित तौर पर एक समय आएगा जो लोग आपको गूगल में ढूंढेंगे। प्रियंका शिंदे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका शिंदे आज कोई पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने मिसेज इंडिया अवार्ड को जीता। आज एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी के पद पे भी हैं और योगा टीचर भी हैं। योगा खुद भी करती हैं और लोगों को सिखाते भी हैं। मैं यह वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। कोटा, जहां आज 10th 12th के बच्चों को IIT, अलग अलग बड़े बड़े कंपटीशंस के लिए पेरेंट्स, स्कूल्स, कोचिंग्स टॉर्चर करते रहते हैं। ये करो तो तुम्हारी जिंदगी बनेगी, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, जबकि यह एक कोरी कल्पना है। आज मैं इस माध्यम से हमेशा ही कोशिश करता हूं कि ऐसे लोगों को आपके सामने लाऊं जिन्होंने रूरल एरिया से, साधारण एजुकेशन से, केवल मेहनत के बल पर हिमालय जैसी चोटी को फतह की है। प्रियंका शिंदे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएंगी आप कहां से रहने वाली हैं और अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में प्लीज। थैंक यू विद्या जी, आज आपने इस मौके पे हमें बुलाया, उसके लिए थैंक यू। मेरा नाम प्रियंका शिंदे है। मैं एक बड़े कंपनी में एज ए क्वालिटी मैनेजर काम करती हूँ। बहुत बड़ी टीम है मेरी। मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहती हूँ कि आफ्टर 10th मैंने डिप्लोमा किया और उसके बाद मैंने जॉब करते हुए एजुकेशन कंप्लीट किया। क्योंकि मैं घर में बड़ी हूँ, मेरी 2 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, तो जैसे जिम्मेदारियाँ बचपन से ही मेरे ऊपर थी। एक छोटे से गाँव से। एक छोटा सा इंटरप्ट करना चाहता हूँ, आप रहने वाली कहाँ की हैं? ओके, मैं जहाँ से रहती हूँ वो तो उसको तो पूरी दुनिया जानता है, क्योंकि वो जन्मस्थान है छत्रपति शिवाजी महाराज का। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से एक छोटे से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। एक्सीलेंट। कहीं ना कहीं मिट्टी की अपनी खासियत होती है। मैम, आप किस गांव से बिलोंग्स करती हैं? मेरे गांव का नाम पुगाव है, रोहा तालुका में है वो गांव। आपने एजुकेशन कहाँ से लिया? मैंने मेरा प्राथमिक एजुकेशन जो है गांव की छोटी सी स्कूल थी जिसमें हमने 4th तक पढ़ाई की है। उसके बाद हाई स्कूल के लिए हम दूसरे गांव से, हमें 3 किलोमीटर डेली चल के जाना पड़ता था। अच्छा, यस, 3 किलोमीटर? यस। शायद उस समय ऐसी कोई व्यवस्था भी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो आप लोग कैसे जाते थे? हम पैदल ही जाते थे, पूरे गाँव के लोग। अच्छा, तो फिर 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना, आने का मतलब 6 किलोमीटर। राइट। काफी खूबसूरत। आज जहां हम लोग 100 कदम की दूरी पर भी अगर बच्चे हैं तो हम पहुंचाने जाते हैं। कहीं ना कहीं यही चीज आज मिसिंग होती जा रही है अपने लोगों के बीच, जो हम कहीं ना कहीं बच्चों में वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए। फिर आपने मैम क्लास 4th के बाद कैसे पढ़ाई की? अच्छा, पहले एक चीज बताइए मुझे, आप जिसे रूरल एरिया में थे, क्या वहां महिलाओं को, लेडीज को पढ़ने की स्वतंत्रता थी? वहाँ पे स्वतंत्रता थी। मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी खुद पढ़े हुए थे और वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। और उन्होंने ये चाहा था कि हमारे घर के हर एक सदस्य पढ़े, इसलिए उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद मेरे दादी को भी पढ़ाया। तो उसी समय पे जब लोग अंगूठा लगाते थे, मेरे दादी ने रिटायरमेंट के बाद पढ़ाई की और उसके बाद वो अपनी सिग्नेचर करती थी। वाह, ये काफी खूबसूरत चीज है। कहीं ना कहीं यह बतलाता है अगर बरगद का बीज कहीं भी गिरे तो विशाल वृक्ष का ही रूप धारण करता है। तो फिर मैम आपने फिर आगे की पढ़ाई कैसे किया? आगे की 10th के बाद मैंने डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन लिया। उसी टाइम पे मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा के पास फीस भरने तक पैसे नहीं थे। मेरे एक बुआ ने आधे पैसे दिए, दूसरे बुआ ने आधे पैसे दिए, ऐसे पैसे जोड़ के मेरा पहला फर्स्ट ईयर का एडमिशन हुआ। कहने का मतलब शुरुआती एजुकेशन में आपने काफी स्ट्रगल किया। राइट। और उसी में डिप्लोमा होते हुए 2nd ईयर में थी तभी मेरे पापा की नौकरी चली गई, वो इंडस्ट्री बंद हो गई। उसी टाइम पे मेरे दिमाग में एक ही सवाल था कि कब मैं मेरी पढ़ाई ख़त्म करूं और पूरे घर की जिम्मेदारी ले लूं। थी तो मैं लड़की, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा लड़के की तरह ही पला बड़ा किया है।
और तो इसलिए बचपन से मेरे दिमाग में था कि मुझे पूरी जिम्मेदारी उठानी है लड़के की तरह। मैम तो फिर आप डिप्लोमा की, उसका फिर आपने क्या किया? डिप्लोमा जैसे ही मैं पास आउट हुई, मेरे लिए तो ऑप्शन ही नहीं था। पहले तो इंजीनियरिंग करने के लिए इतनी फ़ीस हमारे पास नहीं थी और पापा की नौकरी चली गई थी, घर में खाने के भी वांदे थे। इसलिए हम लोगों को, मेरे दिमाग में पहले आया मैं डिप्लोमा करके जॉब कर लूँ। सो एट द एज ऑफ 20 मैंने पहले जॉब शुरू किया। इसके लिए मुझे पूना आना पड़ा, ओके। जहाँ पे काफ़ी सारे रिलेटिव्स हैं, लेकिन आप लोगों को पता है स्ट्रगल हमारी होती है, इसमें किसी का साथ मिले या ना मिले, हमें अपनी स्ट्रगल करनी ही है। तो मैं एक छोटे से हॉस्टल में रह के मैंने रिसेप्शनिस्ट वाला जॉब किया। रिसेप्शनिस्ट? यस, क्योंकि मैम मुझे मेरे फील्ड के बारे में ना कोई एक्सपीरियंस था। पूना में गांव से आई हुई लड़की, मुझे कुछ भी पता नहीं था और ना मुझे घर से कोई पैसा आने वाला था। इसीलिए खुद का यहाँ पे रहने के लिए मुझे पहले 6 महीने एक छोटे से कंप्यूटर शॉपी में मैंने डेक्कन में रिसेप्शनिस्ट का जॉब किया। उस समय आपको ये किस वर्ष का हुआ था? 2014। 2000। और उस समय आपका इनकम कितना था, क्या? मेरी पहली सैलरी है 2200 रुपीज़। प्राउड ऑफ, मतलब इतने छोटे से आपने अगर आज इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना किया है तो सही में गर्व करने वाली चीज है। फिर मैम आपने क्या किया? तो जैसे मेरे दिमाग में था, मैंने डिप्लोमा किया है, मुझे टेक्निकल बैकग्राउंड से काम करना है, लेकिन ज़रूरतों की चीज़ें के लिए मैंने ये कर रही थी। ये जॉब करते करते हुए मैं पूरे इंडस्ट्री में सर्च करी थी। सैटरडे संडे जब छुट्टी रहता था, पूरे इंडस्ट्री में घूमती थी MIDC में, ताकि मुझे जॉब मिले। उसके बाद मुझे एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब मिला, ओके। जिसमें पूरे हर एक घंटे का हिसाब रखा जाता है। अगर 15 मिनट भी आप लेट होते हो तो आपका हाफ डे कटिंग होता है। ऐसे कंपनी में प्रिसीजन गियर्स करके एक भोसरी में छोटी सी कंपनी है, वहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे क्वालिटी में काम किया। वहाँ पे पूरे गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती थी, जहाँ पे पूरे हाथ को जो है बर लगती थी, ऑयल से हाथ साफ करने पड़ते थे। इस तरह का माहौल वहाँ पे था और मैं डेली ओवर टाइम करती थी 4 घंटा। मेरी ड्यूटी थी 4 घंटा, 4 घंटा 12 आवर्स, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे मेरा यहाँ पे खर्चा भी करना है और उससे बचा के मेरे फैमिली के लिए भेजना है। वो जिम्मेदारी मेरे दिमाग में थी, इसलिए मुझे पता था इस सैलरी से तो मेरा नहीं होने वाला है। तो डेली मैं मेरे सुपरवाइज़र को रिक्वेस्ट करती थी और मैंने उनको बताया रखा था कि मेरी नीड है, तो आप मुझे डेली ये जो है ओवर टाइम के लिए प्लीज़ अलाउ कीजिए। कहीं ना कहीं यह बतलाता है, यदि कोई भी व्यक्ति यह कहते हैं कि मैं अपने माता पिता या आर्थिक स्थिति न होने के कारण मैं आज असफल हूं, तो यह छोटी सी कहानी आप सभी के जीवन पर एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि योग्यता किसी का मोहताज नहीं होता। फिर मैम आप बहुत बड़ी कंपनी में आई ये स्ट्रगल के साथ, फिर आप मिसेस इंडिया की ओर कैसे मुड़ी? ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है, क्योंकि ये जर्नी एक माँ की है, ना कि एक मिसेस हेरिटेज की। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी बड़ी बेटी बहुत ही खूबसूरत है और उसके दिमाग में हमेशा लगता है कि उसे मिस इंडिया बनना है। तो मैं चाहती हूँ कि जिस फील्ड में मेरी बेटी जाना चाहता है, पहले मैं तो समझ लूँ कि वो फील्ड कैसा है, क्योंकि हम सबको पता है कि ये ग्लैमरस फील्ड है और इंडस्ट्री में इसके बारे में अच्छा नहीं बोला जाता कि अच्छे घर की लड़कियाँ वहाँ पे नहीं जाती। सो मुझे ये अंडरस्टैंड करना था कि सच में ये हमारा परसेप्शन है, ये रॉन्ग है, राइट है। तो मैं खुद ये एक्सपीरियंस करना चाहती थी। तो इसके लिए आपने कितना मेहनत किया? इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी, पहले तो मुझे मेकअप करना भी नहीं आता था। अच्छा। तो जब मुझे इस तरह का कॉल आया था और मुझे बताया गया था फ्रेंड्स लोगों ने कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर एलिजिबल, आप कर सकते हो, तो मैंने सोचा चलो ये अच्छा मौका है। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे मेरा ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं है, ना मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन एक था, अगर मुझे ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे मैं दिखाना चाहती थी एक गांव से आई हुई लड़की भी अगर चाहे, जैसे बोलते हैं ना, इफ़ देयर इज़ अ विल आप कुछ भी कर सकते हैं। और अब हमें तो जो है हमारे अब्दुल कलाम जी ने सिखाया है कि आप कोई भी सपना जब देखते हो तो वो सपना अगर आपने सोते हुए देखा तो वो सपना नहीं होता, सपना तो वो होता है जिसके पूरे होने तक आपको नींद ही नहीं आती। सही है, अब्दुल कलाम ने कहा सपना वह नहीं है जो सोते हुए देखा जाता, सपना तो वह है जो आपको नींद ना आने दे। एक्सलेंट। सो इसी सपने को साकार करते हुए मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं उसमें रनर अप रही हूँ और मुझे पूरा मेरा अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन चेंज हो गया, क्योंकि मैंने जिसमें पार्टिसिपेट किया था वो हमारे इंडिया के कल्चर को प्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी ग्लैमरस फैशन को करते हैं। प्राउड ऑफ यू मैम। अब मैं इनके साथ ही बैठे हुए हैं उनके मिस्टर हेमंत शिंदे सर। काफी प्राउड फील होता होगा कि आपकी वाइफ एक हाउसवाइफ भी है,
एक इंडस्ट्रीज में भी काम कर रही हैं और मिसेज इंडिया हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हर एक सफल जेंट्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो ठीक उसके विपरीत अगर किसी मर्द की सफलता होती है तो उसमें भी औरत का हाथ होता है। मेरा तो मानना यह भी है कि हर असफल व्यक्ति के पीछे भी औरत की हाथ होती है, ऐसे मर्जी आपकी। तो आगे मैं हेमंत सर से बातचीत करना चाहता हूं। आखिर इन्हें इनके जर्निंग, इनके मेहनत के बारे में आप 2 मिनट में मुझे बताने का प्लीज प्रयास करेंगे। तो प्रियंका को मैं तब से जानता हूँ जब से उसका जर्नी स्टार्ट हुआ करियर के अंदर। तो मैंने देखा था कि जैसे कि उसने बताया कि उसकी सैलरी 2200 रुपये थी। यस सर। तो 2200 रुपये के अंदर घर का खर्चा भी चलाना था, ट्रैवलिंग भी करना था, और जो रहने खाने का खर्चा है वो भी देखना पड़ता था। तो खाने का पैसा उतना बचता नहीं था। जी। तो उसमें एक टाइम का ही खाना उसको वो खाती थी और दूसरा टाइम का खाना वो नहीं खाती थी। तो तब कहने से का तात्पर्य हर एक सफलता के पीछे संघर्ष छुपा है और बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यस सर। तो वहाँ से जब उसने जर्नी स्टार्ट की तो देन धीरे धीरे उसने मैंने उसको बोला कि अपने फील्ड में जॉब ढूंढो। तो फिर उसने कुछ टाइम के बाद अपने फील्ड में जॉब ढूंढना वगैरह स्टार्ट किया। फिर वो प्रिसीजन गियर में लग गई। फिर नहीं, उससे पहले लॉकिन नाम की कंपनी में थी, उसके बाद प्रिसीजन गियर में गई, उसके बाद एईएल में गई। तो ये धीरे धीरे जर्नी जो है ना वो स्टार्ट मतलब अच्छी होने लगी। और जब हमने देखा था कि प्रिसीजन गियर से वो जब एईएल में गई तो उसकी सैलरी अचानक से 4,500 से लेके 8,000 बढ़ गई। अरे वाह। ज़िंदगी में मतलब सैलरी डबल होने की खुशी उस टाइम पे जो थी वो अब अभी अभी तक हमको मिली नहीं है। अरे वाह। तो उस टाइम पे जब हम वापस से टू व्हीलर पे आ रहे थे तो बहुत खुश थे। तो वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि हमने एक थोड़ा सा स्ट्रगल जो है वो थोड़ा सा कम करके उस टाइम पे थोड़ा सा हल्का सा सेविंग करना स्टार्ट किया था। सर, ये मैम का जो जर्नी था काफी खूबसूरत, काफी स्ट्रगलफुल रहा। फिर इन्होंने जो मिसेज इंडिया की दौर में गई, वो जर्नी आपको कैसा लगा और अवार्ड जब ली तो कैसा फील हुआ? एक्चुअली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा जी। क्योंकि कौन नहीं चाहेगा अपनी वाइफ खूबसूरत दिखे। तो इसकी वजह से मुझको प्राउड भी फील होता है उसके ऊपर। जी। तो उस समय मैम जिस तरह से एक गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, प्रिपरेशन भी, योगा का क्लास और बच्चे को देखभाल करना है, इसको किस तरह से मैनेज कर रही थी? तो उसके लिए रूटीन सेटअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत जरूरी चीज है रूटीन, अनुशासन। आप रूटीन कर दो, अपना दिन का जो कार्य है उसको आप बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करो। कार्य जो आपने डिसाइड किया है कि इस टाइम तक ख़त्म करना, पूरी कोशिश करो कि उस टाइम तक ख़त्म करना है। तो उसके उसके साथ फिर आप दूसरे का कार्यक्रम जो है वो बराबर से आप शेड्यूल कर सकते हो। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन रूटीन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, थैंक्स अलॉट सर। आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। अभी हम लोग जागृति का जो नेक्स्ट अवार्ड जो है सो मैम को देने जा रहे हैं। इसके लिए मैं संदीप जी को इनवाइट कर रहा हूं। अब हम लोग अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य आरंभ करते हैं। हमारे जो फाइनेंशियल लिटरेसी के हेड हैं वो भी आ चुके हैं। आपका समय न लेते हुए मैं ये कार्य आरंभ करता हूं। सर प्लीज। थैंक यू। सो प्रियंका जी के बारे में जो भी इनका लाइफ का जर्नी रहा है काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है एंड काफ़ी स्ट्रगल भी इन्होंने किया है। बट अभी एट द एंड ऑफ द डे वी कैन से कि ये इनका जो भी स्ट्रगल है काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी फ्रूटफुल रहा है। और मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड हम लोग वर्ड नॉर्मली सुनते रहते हैं, बट वो सारी चीज़ें इनमें हैं। अपने हॉबी को भी अच्छा से परस्यू करती हैं और इंथ्यूसियाज़म भी इनमें काफ़ी है, और जिसको लेके हम लोगों ने आज का ये टॉपिक रखा था इनके साथ। एंड अब नॉर्मली थोड़ा सा हमारा अप्रिशिएशन का और वो रहता है, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू, वेलकम। प्लीज पहले चादर उड़ाकर इन्हें सम्मानित करें। जोरदार ताली। एंड आपका बताइए, आपका क्या रहा है इनके साथ जो भी जर्नी रहा है उसमें आपने क्या सपोर्ट कैसे किया, कैसे मैनेज किया आप लोगों ने अपने लाइफ को?
हमने एक्चुअली दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट किया, क्योंकि स्ट्रगलिंग वरियर लाइफ मतलब उसकी नहीं, मतलब मेरी भी रही है। दोनों ने साथ में ये जर्नी स्टार्ट की थी और धीरे धीरे हम आगे बढ़े एक दूसरे को सपोर्ट करके। तो इसकी एनर्जी लेवल जो है वो मुझको काफ़ी मोटिवेट करती है। सो मुझको भी उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और कैसे मैनेज करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर कभी ऐसा होता है कि इनको टाइम नहीं होता है और इनको अपने हॉबीज़ के लिए और बाकी चीज़ों के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत पड़ती है, फिर बच्चों को, फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? हमने अपने काम डिवाइड करके लिए है घर के अंदर। जैसे कि खाना ये बनेगी तो बर्तन मैं साफ़ करूँगा और कपड़े जो है वो मेरी बेटी सुखाने को डालेगी। सो और कभी कभी फिर झाड़ू पोछा हम आपस में कर लेते हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे को टाइम मतलब सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अगर नानी घर पे नहीं रहेगी तो फिर वहाँ उस टाइम पे मैं छुट्टी लूँगा, या तो मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा तो वो, तो इस तरह से हमको मैनेज करना पड़ता है इंटरनली। मतलब कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन तो चाहिए ही। बिना उसके तो होगा नहीं, Yes, संभालने में yes, इतनी yes. सारी एक्टिविटीज़, इतने सारे काम रहते हैं। यस यस यस। और कॉर्पोरेट का भी अच्छा करियर है मैडम का। थैंक यू संदीप जी एंड हेमंत जी। जैसे इन्होंने बताया कि सच में इनके सपोर्ट के बिना तो मैं इस मुकाम पे पहुंच ही नहीं सकती थी। और एक बंदे का मैं नाम लेना ज़रूर चाहती हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी संवारी है, वो है मेरी माँ, और जो मेरी पहली गुरु भी रही है। और उसने मुझे सिखाया था। एक्चुअली उसकी पढ़ाई 10th तक ही हुई है और ना वो जॉब करती है, वो तो हाउस वाइफ है। वो हमेशा मेरे पापा के सामने हाथ फैलाती थी। जब मैं पैदा हुई उसने तभी ठान लिया था कि मेरी बेटी जब तक खुद कमाएगी नहीं, मैं मेरी बेटी की शादी नहीं करूँगी। हम तीनों बहनें, हम तीनों को उसने यही सिखाया था, पहले पढ़ाई ख़त्म करनी है, उसके बाद जॉब करना है, इंडिपेंडेंट बनना है फाइनेंशियली, उसके बाद ही आगे का है। अभी तो आप सब लोगों ने मेरी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सुन लिया, स्ट्रगल के बारे में सुन लिया, लेकिन कुछ चीज़ें जाते जाते मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में खुश रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए सबसे पहले फोकस करना है अपने हेल्थ पे। अगर आप हेल्दी रहोगे तभी आप हैप्पी रहोगे, मेंटली, फिजिकली एंड सोशली। उसके बाद दूसरी चीज़ें बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में जो भी करना है उसके लिए हम किस घर में पैदा हुए, किस गांव में पैदा हुए, ये मायने नहीं रखता। आपने क्या किया है अपने सोसाइटी के लिए, आपके गांव के लिए, अपनों के लिए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कोशिश कीजिए कि जियो और जीने दो। थैंक यू। And sir, for coming here for this lovely interview and interaction. एंड बाकी ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्रियंका जी के लाइफ से जो भी इनकी पॉजिटिव अचीवमेंट्स हैं एंड जर्नी है एंड उनके स्ट्रगल से जो भी सीख ले सकते हैं सीख लें और अपने अपने लाइफ में अच्छा से अच्छा करें। थैंक यू। Okay. Thanks once again for giving us this opportunity on this Geography for Excellence platform. Thank you so much.